अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्रिकेट का रौनकों भरा मेला आबोताब के साथ जारी है। मगर आज टूर्नामेंट में दो ऐसी टीमों का टाकरा होगा जिनका सफर चैंपियंस ट्रॉफी में पहले से ही अनफॉर्चुनेटली खत्म हो चुका है। मैं हूं आपकी मेजबान मिनाहिल शेख और आप देख रहे हैं चैंपियन का फैसला सिर्फ न्यूज़ पर। चैंपियन कौन होगा, फेवरेट्स कौन है, मैदान में कौन छाएगा, कौन हारेगा, इन सब सवालात के जवाब देंगे हमारे साथ मौजूद पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर और कौमी मेंस टीम के साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सर आपका हाल तो मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि आज पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का मैच है। इवन दो हमें पता है कि अनफॉर्चुनेटली दोनों टीम जो हैं ग्रुप ए की थी और दोनों क्वालिफाई नहीं कर सकेंगी सेमीफाइनल्स के लिए, क्योंकि दोनों के पास 0-0 पॉइंट्स हैं। इंडिया और न्यूजीलैंड जो हैं वो ग्रुप ए से क्वालिफाई कर चुके हुए हैं सेमीफाइनल के लिए। लेकिन आज का मैच इसलिए भी ज़रूरी है, बांग्लादेश के लिए तो चलें इतना नहीं, लेकिन पाकिस्तान के लिए इसलिए क्योंकि होम होस्ट थे, होम कंडीशंस थी, कोई मैच नहीं हारे, तीसरा और आखिरी चांस था। लेकिन मुझे लगता है कि कुदरत का निज़ाम जो है वो आज हम पे भारी होने वाला है, क्योंकि लाइव अपडेट अभी तक यही है कि रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश हो रही है, ग्राउंड को कवर कर दिया गया है। तो सर क्या कहेंगे, क्या तासुरात हैं आपके? इससे तो लगता यही है कि आज का जो मेला है वो बारिश लूट लेगी। मुझे नहीं लगता कि लूट लिया ऑलमोस्ट उसने, क्योंकि आपने देखा कि पिछला भी एक मैच जो पिंडी में था वो बारिश की नजर हुआ, जिसकी वजह से ग्रुप बी जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। इंग्लैंड सिर्फ आउट है, इंग्लैंड ऑब्वियसली उसमें, क्योंकि यहाँ पर तो एक पॉइंट मिला था साउथ अफ्रीका को और ऑस्ट्रेलिया को, उसकी वजह से वो दोनों टीमों का आगे जाना जो है वो अब डिपेंड करता है अफ़गानिस्तान की नेक्स्ट मैच पे, कि अगर वो जीत जाते हैं तो वो दोनों के पास कोई चांस है। अदरवाइज़ अफ़गानिस्तान और एक टीम ऑस्ट्रेलिया यहाँ साउथ अफ्रीका में से सेमीफाइनल में जाएगी। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिसअपॉइंटिंग है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पाकिस्तान का आज मैच होता भी तो क्या, अगर जीतते भी तो कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं था, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि जी ठीक है, कोई ना कोई कंसोलिडेशन जो विक्ट्री होती है कि जी आप ये आखिरी मैच जीत गए तो हम एक मैच तो जीतता हुआ देखते हैं, लेकिन नॉट नेसेसरली। आप कैसे कह सकते हैं बांग्लादेश की टीम को, हाँ जी, बांग्लादेश की टीम को आपको इतना लाइटली तो नहीं ले सकते, और जिस तरह वो आजकल खेल रही थी उन्होंने थोड़ा सा टफ फाइट तो दिया है, ऐसा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं जिनको इनको रिजॉल्व करना होगा। बहुत सारी बातें आप देख ही रही हैं, सोशल मीडिया पे भी चल रही हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स भी बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जो मैं आकिब जावेद की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी सी बात की थी, मैंने उसकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी हुई थी, लेकिन अब सुनने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि आकिब जावेद ने शायद बग़ैर होमवर्क किए हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो बहुत ज़्यादा वो ये कह रहे थे कि जी एक्सपीरियंस की कमी थी, लड़के मैचेस नहीं खेले हुए। सो आप पाकिस्तान की पास्ट हिस्ट्री उठा के देख लेंगे, इवन 92 के वर्ल्ड कप में भी मोइन खान, मुश्ताक अहमद, आकिब जावेद खुद, और उसके बाद ये है कि इंज़मामुल हक, सब नए न्यू कमर्स थे। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी आप जो जीते हैं अंडर सरफराज 2017 में, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि 6 डेब्यूटेंट्स थे, यानी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में 6 ऐसे लड़के थे जो पहला मैच खेल रहे थे या पहली दफ़ा वो बड़ा इवेंट खेल रहे थे। तो पाकिस्तान तो हमेशा टैलेंट के ऊपर ही जाता है, तो आपने एक्सपीरियंस को अपने जहन में रखते हुए आपने जो टीम सिलेक्शन की उसके मुताबिक तो अगर देखा जाए तो आप तो बुरी तरह फ्लॉप हुए। सो वो थोड़ा सा मेरे लिए हैरानकुन था, क्योंकि आकिब ने डेवलपमेंट में बहुत काम किया हुआ है पाकिस्तान में, फॉर दैट मैटर लाहौर कलंदर में भी उन्होंने बड़ा काम किया हुआ है। सो उनको तो पूरी तरह इस चीज़ का पता था। आमिर को भी जब हम लेके आए थे बिल्कुल नया था, कोई ऐसा नहीं, उसने आके एकदम से अपनी जगह बनाई। वसीम अकरम आउट ऑफ नोवेयर टीम में आए, वकार यूनिस आउट ऑफ नोवेयर टीम में आ गए। सो ये वो इश्यूज़ थे जो कि मैं बड़ा हैरान था कि आकिब ने ये सारी जो बातें की उसमें कोई ख़ास वज़न मुझे नज़र नहीं आया। हारून साहब, अगर आकिब जावेद ये बात कर भी रहे हैं, वो हेड कोच हैं पाकिस्तान टीम के, मोहम्मद रिजवान की बात करी जाए, बाबर आजम की बात करी जाए, फ़खर जमान की बात करी जाए, क्या ये प्लेयर्स सारे आपके एक्सपीरियंस नहीं हैं?
और अगर तो आप कह रहे हैं, अब आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कह रहे हैं कि ये जो प्लेयर्स हमने सेलेक्ट किए उनका एक्सपीरियंस नहीं था, तो आपके पास ये चांस तो था ना कि आप या तो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स आप चूज करें, या तो अगर आप नॉन एक्सपीरियंस्ड करें तो उनको मेरिट के ऊपर चूज किया जाए। जी एग्जैक्टली, और मेरिट की भी बात करें। और देखिए मसला ये है कि आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं तो इनफैक्ट 70 मैचेस का नसीम शाह का एक्सपीरियंस नहीं है, 44 मैचेस का क्या हारिस रऊफ का एक्सपीरियंस नहीं है। नसीम शाह भी जो है वो ऑफ लेट उन्होंने अपना आहिस्ता आहिस्ता बताना तो शुरू कर दिया था कि जी मैं वाकई इंटरनेशनल मटेरियल हूँ। मुझे सिर्फ ये क्योंकि उन्होंने सुफियान मुकीम के ऊपर बात की, हम ये ज़्यादातर बात ये होती थी आपने एक स्पिनर नहीं रखा, तो कहा जी उसने तो सिर्फ एक मैच खेला हुआ था या 2 मैच खेला। उस्मान खान तो एक भी मैच नहीं खेला हुआ था, वो आपकी टीम का मतलब हिस्सा था, वो फिर कैसे टीम में आ गया। सो ये इश्यूज़ हैं, काफ़ी ये डिस्कशन वो चलती रहेंगी अभी जब तक ये चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही है। लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफी के फ़ौरन बाद पाकिस्तान का एक इम्पॉर्टेंट दौरा है न्यूजीलैंड का। अब उसमें भी आप मतलब क्या करेंगे, आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं या जो प्लेयर्स पूल है वो तो यही है ना, आपने अल्टीमेटली इन्हीं को लेके जाना है। सर अभी हमने देखा है कि पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ जो थी ट्राई नेशन सीरीज में जो परफॉर्मेंस थी वो भी बहुत बुरी थी। नहीं बिल्कुल, आप देखें बुरी होने के साथ साथ आप देखेंगे दूसरी टीमें, आप लुक एट अफगानिस्तान ने कल इंग्लैंड को जिस तरीके से उन्हें शिकस्त दी है, इसका मतलब है कि वो लोग तो अपवर्ड कर्व में जा ही रही हैं ऑलरेडी, और हम जो है अपनी उसी जगह पे खड़े हैं, बल्कि हम तो नीचे की तरफ चले गए हैं। इवन इंग्लैंड फॉर दैट मैटर मेरे नज़दीक वो भी नीचे की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। सो ये आई थिंक इंग्लैंड को भी और पाकिस्तान के क्रिकेट की अथॉरिटीज़ को भी बहुत कुछ सोचना पड़ेगा अपने फ्यूचर के लिए। बिल्कुल सर, चलें रुख करते हैं रावलपिंडी का, देखते हैं वहाँ पे क्या हालात हैं। तो व्यूअर्स, बारिश ने डाला है चैंपियंस ट्रॉफी के रंग में भंग। रावलपिंडी में आज खेला जाने वाला पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच मुतासिर होने का बहुत बड़ा खदशा है। शायकीन क्रिकेट स्टेडियम में पहुंचना तो शुरू हो गए हैं, लेकिन बारिश के बायस परेशान भी हैं। स्टेडियम के तरफ सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। रावलपिंडी से जानते हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ आयशा शुएब से। जी आयशा, बताइएगा इस वक्त रावलपिंडी के क्या हालात हैं? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 रावलपिंडी में आज 9वां मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन खेला जाएगा, लेकिन मैच जो है वो बारिश के बायस मुतासिर होने के खदशात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आसमान पर हमें काले बादलों के डेरे नज़र आ रहे हैं और इस वक्त भी हल्की हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। दूसरी जानिब स्टेडियम के बाहर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम हैं और शायकीन क्रिकेट की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। यहाँ पर शायकीन क्रिकेट का कहना है कि आज वो यहाँ पर पाकिस्तानियों से बड़ी उम्मीदें लगा कर आए हैं कि आज का मैच पाकिस्तान बांग्लादेश से जीतेगा, और इसके साथ साथ हमें यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम नज़र आ रहे हैं। वहीं पर शायकीन क्रिकेट की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, लेकिन तेज़ बारिश के बायस यहाँ पर जितने भी शायकीन हैं वो मायूस हैं और उनका कहना है कि आज उन्होंने पूरा इरादा कर रखा था कि आज स्टेडियम में जाकर मैच को एंजॉय करेंगे। रावलपिंडी में आज तीसरा और आखिरी मैच जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का खेला जाना था। 3 मैचेस जो हैं वो रावलपिंडी ने मेज़बानी की थी, 3 मैचेस की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और आज का आखिरी मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन खेला जाएगा। इससे कबल दोनों ही टीमें 2-2 मैच खेल चुकी हैं और दोनों में ही शिकस्त का सामना रहा। आज आखिरी मैच जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश का रावलपिंडी में खेला जाएगा और यही लगता है कि तेज़ बारिश के बायस ये मैच मुतासिर होने के खदशात हैं। दूसरी जानिब हमें शायकीन क्रिकेट भी मायूस नज़र आ रहे हैं कि किसी तरीके से बारिश रुक जाए और आज के मैच को भरपूर अंदाज में एंजॉय कर सकें। आयशा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जी हारून साहब, जैसे आयशा बता रही थी कि अनफॉर्चुनेटली यही लगता है कि आज का मैच जो है वो तो नहीं खेला जाएगा, लेकिन वो कह रही थी कि जो शायकीन क्रिकेट हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में आए हैं, क्योंकि सर देखें मतलब पाकिस्तान की जो नेशन है वो क्रिकेट के लिए डाई हार्ड फ़ैन है, और ये जो टिकट्स जब बिकने का सिलसिला होता है बहुत पहले हो चुका होता है, तो फैंस ने ऑब्वियसली टिकट्स तो ले लिए होंगे, और हम पीछे देख भी रहे थे कि फ़ैंस बहुत ज़्यादा अभी भी पुरजोश हैं, पेंट करा रहे हैं सब कुछ, और मुझे लगता है कि मैच तो होना चाहिए है क्योंकि फैंस को एक मौका मिलेगा अपनी टीम को खेलते देखते हुए। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि फैंस के लिए बहुत ही मायूसकुन ये सिचुएशन है, क्योंकि इवन जो प्लेयर्स भी होते हैं वो भी जब मैदान में आते हैं, ग्राउंड का रुख करते हैं, तो उनके जहन में यही होता है कि हमें मैच मिलेगा, और इसी तरह क्राउड जो फैंस जो आगे देखते हैं वो सपोर्ट करते हैं अपनी अपनी टीम को, क्योंकि पाकिस्तान का और बांग्लादेश का जो ये चैम्पियंस ट्रॉफी के सफ़र का आखिरी मैच था
पाकिस्तान का सिर्फ इंटरेस्ट ये था कि इस मैच में अगर पाकिस्तान को जीत मिलती तो थोड़ा सा लोग कह सकते थे कि चलिए जी ये कंसोलेशन विक्ट्री है, इसमें इन्होंने जो है एक अच्छा काम दिखा दिया। लेकिन आई थिंक एक मैच से नहीं, पाकिस्तान पिछले कई इंटरनेशनल इवेंट्स में इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा रहा, और बावजूद इसके कि बहुत ज़्यादा चॉपिंग एंड चेंजेस होती हैं फिर भी सिलसिला जो है वो ठीक नहीं जा रहा। तो यहाँ अब ये सोचना पड़ेगा कि रियल सेंस में रूट कॉजेज़ हैं क्या, उसके ऊपर डीपली आपको इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि इनके पास वक्त इतना नहीं है, क्योंकि फ़ौरन इसके बाद तो इंटरनेशनल आपकी एंगेजमेंट शुरू हो जानी। चलिए सर, न्यूजीलैंड का दौरा तो हो जाने देते हैं ऐसे, बट आपका माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस है बतौर चीफ सेलेक्टर, आपको क्या लगता है कि अब हमारी टीम पे किन किन एरियाज़ में काम होना ज़रूरी है? देखें, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ इस वक्त ये है कि पाकिस्तान को वेरियस टीयर्स में अब काम करना होगा। दे शुड बी लॉन्ग टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। देखिए, शॉर्ट टर्म में आपको अपनी ये जो सीनियर टीम है इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको देखना होगा कि आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं क्या, उनको सामने रखते हुए उनको आपने ट्रेनिंग और इनके फिटनेस रिजीम में और इन सारी चीज़ों में लेके चलना है। जो 20 से 25 या एट द मोस्ट 30 प्लेयर्स का जो पूल है, क्योंकि मैं 30 प्लेयर्स इसलिए कह रहा हूँ कि आपके जो दौरे होंगे उसमें मुख्तलिफ फॉर्मेट के होंगे मैचेस, जिसमें टेस्ट मैचेस शायद अभी ना हो, वनडे मैचेस होंगे, T20 मैचेस होंगे। सो उनके लिए आपको जो अपना कॉम्बिनेशन बनाना है उसको सामने रखते हुए आपको 25 से 30 क्रिकेटर्स का पूल आपको बनाना पड़ेगा, और उस पूल के साथ आपने ये देखना है कि सीनियर और जूनियर्स को यानी न्यू कमर्स को आप कैसे मिक्स एंड मैच करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि अब आपके नेक्स्ट जितने भी टूर्स हो रहे हैं, क्योंकि हर 2 साल के बाद एक इवेंट होता है आपका ICC का बड़ा इवेंट, ठीक है ना। तो उसके लिए तैयारी करने के लिए जब तक आप मिक्स एंड मैच नहीं करेंगे जो बाकी की टीमें करती हैं, इंडिया ने तकरीबन यही किया, उन्होंने अपनी T20 की पूरी टीम ही चेंज कर दी, उन्होंने सीनियर प्लेयर्स को वहाँ रखा ही नहीं। सो वो उनकी जो टीम थी T20 की, वो अपने ही मैचेस खेलते खेलते उनके प्लेयर्स ग्रो होते रहे और अब वो इस काबिल हो गए कि इवन वो सीनियर्स को थ्रेट कर रहे हैं। सो क्या पाकिस्तान के पास इतना टैलेंट पूल है? वो इनको देखना पड़ेगा कि कितने ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं, कितने ऐसे आपके पास बैटर्स हैं, कितने ऐसे आपके पास स्पिनर्स हैं जो कि फर्स्ट क्लास लेवल के ऊपर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनको किस तरीके से वो रोप इन करेंगे अलॉन्ग विद द सीनियर प्लेयर्स जो कि ऑलरेडी मौजूद हैं। आई थिंक हम सीनियर प्लेयर्स को एकदम से डिस्कार्ड तो नहीं कर सकते कि हम बाबर आजम को निकाल दें, हम रिजवान को निकाल दें, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि फिटनेस के ऊपर भी तवज्जो दी जाए, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर तवज्जो दी जाए। वो तो डेफिनेटली देखें, बीइंग अ प्रोफेशनल प्लेयर ये इनकी अपनी भी तो जिम्मेदारी है ना। क्या आपके हर वक्त क्या विराट कोहली पे या रोहित शर्मा के ऊपर उनकी जो BCCI है वो उनको लुक आफ्टर करती है, या उनकी जो एकेडमी है वो उनको लुक आफ्टर, उनको पता है कि उनका रोल क्या है, वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने अपने पर्सनल ट्रेनर्स रखे हुए। सो मेरे अपने नज़दीक काफ़ी इस पर काम। फिर मीडियम टर्म में आपने देखना है कि जी आपकी जो फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर है क्या वो प्रोड्यूस कर रहा है प्लेयर्स या नहीं कर रहा। मेरे अपने नज़दीक वो प्लेयर्स, वो क्वालिटी के प्लेयर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा। देयर इज़ अ ह्यूज गैप आपकी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट में। सो उस डोमेस्टिक क्रिकेट को किस तरीके से आप स्ट्रॉन्ग करेंगे? क्या आपकी पिचेस कमज़ोर हैं? क्या आपकी ग्राउंड्स की कमी है? क्या आपके पास सिलेक्शन का जो प्रॉब्लम है एट दी डोमेस्टिक लेवल वो कमज़ोर है? सो ये सारे एस्पेक्ट्स को आपको सामने रखना पड़ेगा। फिर आपका जो लॉन्ग टर्म प्लान्स में देन यू हैव टू सी कि आपकी अंडर-19s क्या कर रही हैं, आपकी अंडर-16s क्या कर रही हैं, क्योंकि वो वहाँ मौका मिलता है कि वहाँ से आप प्रॉमिसिंग प्लेयर्स को पिक करते हैं, उनको फिर एकेडमीज में लाते हैं, उनको आप ट्रेन करते हैं ताकि वो वहाँ से वो प्लेयर्स तैयार होते रहें, और जैसे जैसे ऊपर गैप आता जाए ये प्लेयर्स जो है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आते जाएं। सो इसके लिए एक बड़ा मजबूत निज़ाम और बड़ा जिसको कहना चाहिए ना, एक थॉट प्रोसेस, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होने चाहिए, और उसके बाद किसी नतीजे में पहुँचना चाहिए कि हमने इसको किस तरीके से इम्प्रूव करना है। क्योंकि PCB अगर सब कुछ हेडक्वार्टर से बैठ के ही करेगा तो उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पिछले 15-20 सालों 25 सालों से आप यही कर रहे हैं कि PCB वहाँ बैठा हुआ है और सारा क्रिकेट का निज़ाम वो देख रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास 106 डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशंस हैं जिनको 16 रीजन्स में बांटा हुआ है। 16 रीजन्स के अंदर सर्टन शहर हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आप
आप उनको जब तक एम्पावर नहीं करेंगे, उनको जब तक आप नीचे पावर्स नहीं देंगे कि आप अपने ओन पे काम करें, क्योंकि ये जो भी रीजन बने हैं, फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ कि लाहौर रीजन है जैसे, इसके पास 3 जोन्स हैं, उनकी क्रिकेट को लाहौर रीजन ने देखना है। कराची क्रिकेट एसोसिएशन के पास 7 जोन्स हैं, उन 7 जोन की कराची ने देखनी है, पीसीबी ने नहीं देखनी। ठीक है। सो जब तक इन लेवल के ऊपर काम नहीं करेंगे, इनके लिए अच्छे डेडिकेटेड और जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनको नहीं लेकर आएंगे, सो मेरे अपने नज़दीक बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान हर 2 साल के बाद मैं और आप, अगर हमारी जगह कोई और होगा, वो यही बातें करते रहेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो रीजन्स हैं उनको आप ऑटोनॉमी दें, उनको इंडिपेंडेंस दें, ताकि उनके कंधों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि उन्होंने हर सीजन के लिए जो हैं अच्छे जो लड़के हैं, जो बैट्समैन हैं, बॉलर्स हैं, उनको तैयार करके पीसीबी के सामने पेश करें, ताकि पीसीबी के पास एक बड़ा सा पूल हो जिसमें से वो चूज कर सके। सर, लेकिन पीसीबी की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आपका क्या ख्याल है? देखें, उसमें भी दो सेगमेंट्स हैं। एक तो एक एडमिनिस्ट्रेशन का एस्पेक्ट है, ठीक है, उसमें तो आप जितने मर्जी, जितने एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी लॉजिस्टिक्स भी आ गई, टीम के वीज़ाज़ हैं, टीम की ट्रैवलिंग है, टीम की अकोमोडेशन है, आपको पूरा पता होता है कि जी आपके एफटीपी में कौन सी टीम यहाँ आ रही है, हमारी टीम कहाँ जा रही है, उनके किस तरीके से आपने उनका निज़ाम चलाना है। फिर एक फाइनेंस का इशू आता है कि जी मैच फ़ीस हैं, प्लेयर्स की फ़ीस हैं और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें, वो तो आप उन एक्सपर्टीज़ जो है उनको आप दे दें, बाहर से उनको हायर करें, वो आपका करेंगे। आपका HR एक डिपार्टमेंट है जो आपके कैरियर प्लेयर्स और वो जो भी आपकी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कैरियर ग्रोथ को देखता रहे। आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है वो क्रिकेट का शोबा है। क्रिकेट के शोबे में आप कौन से ऐसे लोग लेकर आएंगे जो उसको चलाने के अहल हों, इसको देखने के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, जितने भी हमारे लेजेंड्स हैं, वो ये समझते हैं कि क्रिकेट खेलने के बाद वो फ़ौरन उनको हेड कोच बना दिया जाए, फ़ौरन उनको एकेडमी का हेड बना दिया जाए। भाई, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होगा तो आप ये चीज़ें करेंगे ना। जैसे आप किसी को हायर करते हैं तो आप उसका एक्सपीरियंस पूछते हैं कि भाई आपने ये, अगर फाइनेंस में आप अगर CFO ले रहे हैं या कोई GM ले रहे हैं तो आप बताएं, आपकी CV एक तो बताएगी कि आपने क्या क्या किया हुआ है। हमारी क्रिकेटर्स की CV में सिर्फ क्रिकेट खेलना है, उनकी CV में उन्होंने 70 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, उन्होंने 80 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, किसी ने 200 वनडेज खेले हुए हैं, बट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है, कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। सो उसके लिए आपको जिस तरह आप अगर, इट्स अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। आपका क्रिकेटर जब आपका मैनेजमेंट में आएगा तो उसको उसकी ABC सीखनी पड़ेगी, मैनेजमेंट की, कोचिंग की ABC सीखनी पड़ेगी, आपको प्लान्स बनाने हैं, आपको विजन देना है कि मैं आज से 2-3 साल में कौन से ऐसे प्लान्स करूंगा कि मेरे प्लेयर्स जो हैं एकेडमी में किस तरीके से डेवलप हो, और जो रीजनल एकेडमीज़ हैं उनमें किस तरीके से हम अपना इनपुट दे सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे कोचेज़ हैं जो अहल हैं ये काम कर सकें। सबसे पहले तो आप पिछले 15-20 सालों से जो कोचेज़ हैं उनकी इवेल्युएशन का प्रोसेस होना चाहिए। भाई 20-25 साल से वो इन्वॉल्व तो है ना। सो जब अगर क्रिकेट का ये हाल है तो कुछ ना कुछ रोल उनका भी होगा ना। आपने ट्रेनर्स भी रखे हुए हैं, आपने फिजियोथेरेपिस्ट भी रखे हुए हैं, अगर मेंटोर्स तो अभी लेकर आए, जो कि मेरे नज़दीक, आई एम सॉरी टू से, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है, आप जितनी मर्जी उनको, लेकिन क्या मेंटोर्स का रोल डिफाइन था? क्या मेंटोर्स की TORs डिफाइन थी? उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब डिसाइडेड थी? क्या उनको पता है? क्या उन्होंने रिपोर्ट बैक किया? अगर आए हैं पिछले 6-8 महीने से, साल से काम कर रहे हैं ना, उनकी रिपोर्टिंग कहाँ है? वो पता तो लगे कि उन्होंने रिपोर्ट बैक क्या किया पीसीबी को, उन्होंने क्या इश्यूज देखे कि जी डोमेस्टिक में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये सब वो प्लेयर्स हैं जो हाल ही में रिटायर हुए हैं। आपने मिसबाह उल हक को पूरे का पूरा चार्ज दे दिया था एक वक्त में, इफ यू रिमेंबर, वो चीफ सिलेक्टर भी थे, वो हेड कोच भी थे। इट वाज अ कंप्लीट फेलियर। सो मतलब ये एकदम से आपने सोच के कि ये सब कुछ ठीक कर देगा, इट्स नॉट दैट। मैं जब पीसीबी में था तो जब हम इस तरह कोचिंग वगैरह को कोचेस को हायर कर रहे थे तो मेरे टॉप ब्रास कहती थी कि यार ये बड़ा नाम है, इसको ले ले। मैंने कहा वो हमने नाम थोड़ी लेना है, आप नाम के साथ देखें तो वो काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। जब क्या स्किल्स हैं, क्या एक्सपीरियंस है या नहीं। एग्जैक्टली। जी व्यूअर्स, जैसे कि हारून साहब कह रहे हैं, रिपोर्टिंग होनी चाहिए, और अब टाइम आ गया है कि पीसीबी सीरियसली इस बात के ऊपर सोचे कि कहाँ कहाँ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो बहुत देर से नहीं अच्छा खेल रही। व्यूअर्स, मजीद डिस्कशन करते रहेंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक स्मॉल ब्रेक का। देखते रहिए चैंपियन का फैसला, ओनली ऑन नियो न्यूज़।
जी हारून साहब, हमने रिपोर्ट देखी, छोटे क्लिप्स दिखाए गए जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो कि बॉलर्स हैं वो अपने कमेंट्स दे रहे हैं कि उन्होंने किससे सीखा, किससे इंस्पिरेशन ली, तो क्या कहना है आपका इस पर? ये होता ही है, देखें जो प्लेयर्स जब डेवलप हो रहे होते हैं तो कोई ना कोई उनका रोल मॉडल होता है जिसको वो फॉलो करते हैं। तो ये प्लेयर्स जितने भी हैं ये डेफिनेटली किसी न किसी टॉप प्लेयर को देख के अपने आप को कोशिश करते हैं कि उसी तरीके से अपने आप को ढालें। आप किसको देखते थे तब अपने ज़माने में? मेरे ज़माने में हम क्योंकि जब खेलना शुरू किया था तो माजिद खान मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट थे, और उसके साथ साथ इंडिया के जो सुनील गावस्कर थे वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बैटर थे। तो मैं इन दोनों को बहुत ज़्यादा फॉलो करता था, और मैं तो कई दफ़ा कोशिश करता था कि माजिद खान के स्टाइल में ही बैटिंग करूं। ये होता है क्योंकि देखें आपका कोई ना कोई तो आइडियल होता है, हीरो। आपने जब आप ग्रो कर रहे होते हैं आप देख रहे होते हैं कौन सा टॉप प्लेयर खेल रहा है कौन सा नहीं। वो चीज़ें तो रहती हैं, और ये तमाम ये क्रिकेटर्स जितने भी हैं वो सब इसी तरीके से ही आगे बढ़ रहे होंगे। हम अगर क्रिकेट की तरफ वापस आएँ तो एक थोड़ा सा वहाँ ऐसा फील होता है कि अगर बारिश को जिस तरीके से उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि कम ओवर्स का मैच हो जाए, क्योंकि जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट में देख रहा था उसमें यही था कि वहाँ ड्रिजल जो है वो रुक गई है और शायद कवर्स को वो हटाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद वो अंदाज़ा करेंगे, अंपायर शायद 2 बजे इंस्पेक्ट करेंगे कि क्या पोजीशन है, आउटफील्ड की क्या पोजीशन है, पिच की क्या पोजीशन है, और ऊपर से बारिश दोबारा तो हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि मुसलसल बारिश की फोकास्ट तो है। देखिए ना कहीं 30-40%, लेकिन कहीं बीच में जाके वो 50 to 60% भी हो रही है। बारिश तो डेफिनेटली होगी। अगर मैच शुरू भी होता है तो आना जाना लगा रहेगा टीमों का, ओवर्स कम होंगे। ये भी थोड़ा मैच को जो है ना वो क्राउड के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसअपॉइंटिंग होगा, क्योंकि उनको वेट करना पड़ेगा कि कब मैच शुरू होता है, और अगर मैच फिर रुक जाता है फिर कब शुरू होता है। ये इस किस्म की गेम में ये फ्रस्ट्रेशन तो होती है। चलिए हारून साहब, फ़र्ज़ करते हैं मैच हो जाता है, टॉस हो जाता है, तो क्या लगता है टॉस जो भी टीम जीतेगी वो किस तरफ जाएगी आज की प्रेडिक्शन देखते हुए? देखिए इसमें होता ये है कि जब आप जिस तरह की बारिशें और बारिश की वजह से मैचेस का रुकना होता है ना, तो टीमें टॉस जीत के कोशिश करती हैं कि वो सेकंड बैटिंग करें। उसका रीज़न ये है कि अगर आपने बैटिंग शुरू की और फिर बारिश हो गई तो आपका जो मोमेंटम है वो टूटता है। आप अगर कम एवरेज के साथ जा रहे हैं तो आपको बाकी अगर एकदम से और रिड्यूस हो जाए तो फिर आपको फिर हिट आउट करना पड़ता है कि आपको कोई एक अच्छे डिसेंट स्कोर के ऊपर लेके जाएं। तो इसलिए टीमें कोशिश करती हैं कि वो सेकंड बैटिंग करें ताकि उनको पता हो कि हमने कितने रन्स करने हैं, और जो इसकी ड्यूरेशन कम होगी उतना ही पाकिस्तान की टीम ऐसा लगता है कि बेहतर हो जाएगी, क्योंकि कम ओवर्स में आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह चाहे बैटिंग कर सकते हैं। लेकिन स्टिल क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि पूरा मैच होना चाहिए था। सर, और बॉलिंग में किस तरह के चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ हार्श कंडीशंस? फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप मुझसे पूछती हैं तो मेरे अपने नज़दीक आपके बेंच पे जितने भी लोग बैठे हुए थे जो नहीं खेल रहे थे उनको आपको मैच खिला देना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि आपको कम से कम उनको पता तो लगे कि वो जो सिलेक्ट हुए थे वो सही हुए कि नहीं हुए, क्योंकि अगर वो नहीं खेलेंगे तो जब नेक्स्ट टाइम किसी भी टूर के लिए सिलेक्शन कमेटी बैठेगी तो वो तो यही कहेगी कि जी इनको तो मौका ही नहीं दिया था, तो इसलिए इनकी तो जगह बनती है। नहीं सर, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अब आप इस वक्त प्लेइंग 11 अपने चेंज कर दें, जो कि आज डू और डाई सिचुएशन इस तरह है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने फेस सेविंग करनी है। सर आप मुझे ये बताएं कि जब आप 15 की टीम बनाते हैं तो आपके 15 के 15 खिलाड़ी इस काबिल होते हैं कि वो 11 में आ सकें? ये तो नहीं हो सकता कि आपने 11 बनाए और 4 आपने ऐसे ही रख लिए कि यार इनको तो हम नहीं खिलाएंगे। आपके जब 15 बनते हैं तो 15 के 15 इस काबिल होते हैं कि वो 11 में आ सकें। लेकिन जो भी बेंच पे हैं उनको अगर आज खिला लेते हैं और फिर पाकिस्तान मैच हार जाता है तो फिर वो उनके ऊपर तो हम हारने का ही क्यों सोच रहे हैं? हम जीत भी तो सकते हैं कि नहीं जीत सकते। देखिए क्या वो जो बाहर बैठे हुए लड़के जो हैं सिवाय उस्मान खान के बाकी तो सारे कामरान गुलाम खेला हुआ नहीं है क्या? मोहम्मद हसनैन खेला हुआ नहीं है? ये वो प्लेयर्स हैं जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हुए हैं। उस्मान खान T20 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका हुआ है। अगर ये 3 प्लेयर्स अगर 11 में आ जाएंगे तो इसमें मुझे तो कोई मज़ायका नज़र नहीं आता। तो इनकी जगहों पे फिर बेंच पे किसको डाला जाए? नहीं, आई थिंक मेरे अपने नज़दीक आपको हो सकता है आप सऊद शकील को रेस्ट करा दें। ठीक है, आप बाबर आजम को रेस्ट करा दें, उस्मान को आप ओपन कर दें। आप मैं एक बात करूँ, देखो ना इमाम का तो दूसरा चांस बनता है ना, वो रन आउट हुआ है। बाबर हो गए या फॉर दैट मैटर मैं इसको देखता हूँ सऊद शकील को, तो ठीक है इन्होंने रन्स किए, सब कुछ है अपनी जगह पे, लेकिन मैच विनिंग तो नहीं था। अब फॉर दैट मैटर मेरे अपने नज़दीक अगर आप समझते हैं तो आप फास्ट बॉलिंग में आप हारिस रऊफ़ को आप रेस्ट करा दें।
ठीक है। देखिए ना, आपके पास फ़हीम अशरफ भी बैठे हुए हैं। सो ये चारों आके आपके प्लेयर्स को जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उनको आप टेस्टिंग टाइम दे तो सही, चांस तो दें, ताकि वो पता तो लगे ना कि उनकी भी प्रोग्रेस क्या है, वो उनकी स्किल्स का लेवल क्या है, क्योंकि आगे भी आपने इनको सेलेक्ट करना है तो उनको मौका देंगे तो आपको पता लगेगा ना। देखिए, जो एक्सपीरियंस की बात होती है, जब किसी को मौका ही नहीं देंगे तो एक्सपीरियंस कैसे गेन करेगा? जब वो खेलेगा तो एक्सपीरियंस गेन करेगा ना, उन टफ सिचुएशंस में जाएगा तो उसको एक्सपीरियंस गेन करेगा कि मैंने यहाँ से निकलना कैसे है। आई थिंक कामरान गुलाम ने कोई इतना बुरा तो स्टार्ट नहीं लिया था, ठीक है, 2 से 3 इनिंग में वो फेल हो गया, आपने उसको ड्रॉप कर दिया। सो वापस आ गए, उन्होंने भी तो अपने आप को मनवाना है, आगे भी तो उन्होंने सिलेक्ट होना है कि नहीं होना। सो ये इश्यूज़ हैं, तो मेरे अपने नज़दीक तो बड़ा वो दिल रख के जाना चाहिए, और अगर वो 15 में है तो इस काबिल हैं कि वो 11 में आ सके। सर चलें, ये तो आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया कि आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, लेकिन अगर तो हम सोचें अभी आज कैप्टन के उससे तौर से, तो आपको क्या लगता है कोई हम प्लेइंग 11 में डिफरेंस देखेंगे या नहीं? मुझे नहीं पता कि देखें, इन सब के ज़हन में यही होगा कि जी हमने मैच नहीं हारना, अगर बांग्लादेश सिर्फ भी आ गए तो ऑलरेडी इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है हम पे, और वैसे ही शायद आज मैच शॉर्टर फॉर्मेट का हो जाए बिकॉज़ ऑफ रेन। शॉर्टर फॉर्मेट का हो जाएगा तो फिर तो प्रॉब्ली आई थिंक ये जिसको मर्जी खिला दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये तो लॉन्गर, जब अगर पूरे 50 ओवर का होता तो फिर आप कहते हैं नहीं ये लड़के ने लंबी बैटिंग नहीं की हुई तो इसलिए हम उस्मान खान को नहीं डाल सकते, या हम कामरान गुलाम को नहीं डाल सकते, वो फॉर्म में नहीं। देखें, तैयब ताहिर भी तो फेल हुए हैं ना, आप तैयब ताहिर को भी तो रेस्ट करवा सकते हैं, कामरान गुलाम उसकी जगह पे आ सकता है। आप हारिस रऊफ को रेस्ट करवा के आप फ़हीम अशरफ को ला सकते हैं, ठीक है, तो आपकी जगह तो बनना कोई इशू नहीं है। आप नसीम शाह को या शाहीन शाह को आप रेस्ट करा के आप मोहम्मद हसनैन को ला सकते हैं। सो आई थिंक ये इसमें कोई इतनी बिग डील नहीं है। चेंजेस कर लें ताकि वो जैसे आप कह रहे हैं कि बाकी प्लेयर्स को भी चांस मिले, उनकी कारकर्दगी को भी देखने का, परखने का मौका मिले। जी व्यूअर्स, यहाँ हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए चैंपियन का फैसला ओनली ऑन नियो न्यूज़। वेलकम बैक व्यूअर्स, आज होने जा रहा है पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच, लेकिन अगर तो बारिश ने इजाज़त दी। हारून साहब, कैसे देखते हैं कि आज बांग्लादेश की जो टीम है, टीम स्पिरिट कैसा होगा? क्योंकि अभी तक बांग्लादेश ने भी कोई मैच नहीं जीता, पाकिस्तान में भी नहीं जीता, लेकिन शंतो की बात की जाए तो क्या लगता है कि अभी उनका कैसा मोराल होगा एज द कैप्टन? देखिए, इस वक्त तो सब लोग काफ़ी डिसअपॉइंटेड होंगे, लेकिन उसकी अपनी फॉर्म थोड़ी सी जो वापस आई है उसका थोड़ा सा इनकरेजिंग उसको साइन मिलेगा टीम को भी। लेकिन अगर आप देखें इन रीसेंट पास बांग्लादेश की भी तकरीबन जो अगर परफॉर्मेंसेस का आप ड्राफ्ट देखेंगे ना तो ऊपर नीचे है, कोई ऐसा नहीं कि वो भी कंसिस्टेंटली कोई चीज़ कर रहे हो। उनके यहाँ भी मुझे अपना फीलिंग है, मुझे पता है कि वहाँ भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत होती है, बहुत सारे प्लेयर्स की अपनी उनकी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनकी अफिलिएशन होती है, सो उनकी सिलेक्शन गारंटीड हो जाती है। सो वहाँ पर भी जो है ना मेरिट को सामने लाना होगा। प्लेयर्स बुरे नहीं हैं उनके पास, जो मैंने अभी इनका देखा, जो ये टीम यहाँ आई हुई है, चंद अच्छे बैटर्स हैं जो कि बड़ा अच्छा एग्रेसिवली खेल भी सकते हैं। बॉलिंग में इनमें वेरिएशन भी है, राइट आर्म लेग स्पिनर इनके पास। सर बट लास्ट हम शंतो की बात करें, जो शंतो ने खेला है मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसके बारे में बात करते हैं। व्यूअर्स, बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन शंतो ने पिछले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में 77 रन्स की बाजी खेली थी, जिसमें 9 चौके भी शामिल हैं। उनकी इनिंग्स की कुछ झलकियां देखते हैं। जी हारून साहब, कैसे आप इनके शंतो की इनिंग्स को देखते हैं? शंतो अच्छा बैटर, मैंने जैसे कहा कि बहुत अच्छे थे, लेकिन फॉर्म में नहीं थे इससे पहले। अब जिस तरह वो फॉर्म में आए हैं, एक अच्छी इनिंग इन्होंने खेली, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे न्यूजीलैंड की जो टाइट बॉलिंग और फील्डिंग थी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं कर सके। सो जो न्यूजीलैंड के अपने जहन में प्लान था कि हमको इनको राउंड अबाउट 240 के ऑड पे हमने इनको रिस्ट्रिक्ट करना है, वो उन्होंने किया और उसके बाद वो रन उन्होंने अचीव कर लिए। बांग्लादेश के लिए भी स्ट्रगल है, प्लेयर्स इनके पास अच्छे हैं, लेकिन रियल सेंस में वो क्लिक नहीं कर रहे इन टर्म्स ऑफ विनिंग मैचेस। जब भी कोई टॉप टीम आती है ये थोड़ा सा क्रम्बल करते हैं और ये हार जाते हैं। लेकिन टीम अच्छी है, बुरी नहीं है। ये अगर इनके साथ अगर सियासी इंटरवेंशन ना हो बांग्लादेश में और मेरिट पे अगर प्लेयर्स को ये पिक करें
तो ये टीम बुरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम किया है, बड़े अच्छे अच्छे ग्राउंड्स बनाए हैं इन्होंने। इनकी एकेडमी बहुत ज़बरदस्त है बांग्लादेश में, जहाँ पर ये अपने प्लेयर्स को ट्रेन करते हैं। सो काम तो वहाँ बहुत अच्छा और तेज़ी से हो रहा है, और उसके रिजल्ट्स भी नज़र आना शुरू हो गए हैं। चंद अच्छे फास्ट बॉलर्स इनको मिले हैं, चंद अच्छे इनको स्पिनर्स भी मिल रहे हैं। मिराज जो है वो एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पे सामने आ रहा है। सो नॉट अ बैड टीम, और पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकती है। सर कौन से ऐसे प्लेयर्स हो सकते हैं आज के मैच में जो कि पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम बनेंगे? आई थिंक मेरे अपने नज़दीक जाकिर अली जैसे हमने देखा कि बड़ी वो नीचे आके बड़ी धुआंधार किस्म की मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छा परफॉर्म मिडिल ऑर्डर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ओपनर भी इनके बुरे नहीं है। एक्चुअली इनका जो एक्सपीरियंस जैसे वो तो नहीं है, इनके जो मुशफिकुर रहीम है उनके ऊपर ये काफ़ी डिपेंड करती है इनकी बैटिंग। महमूदुल्लाह पे काफ़ी डिपेंड करती है इनकी बैटिंग, बिकॉज वो महमूदुल्लाह तो लास्ट गेम में हमने देखा था, लेकिन वो अगर वो क्लिक कर जाएंगे, आई थिंक वो ड्यू भी हैं फॉर रन्स, और वो रन्स भी कर सकते हैं। अगर आज मैच होता है तो बांग्लादेश की टीम इन प्लेयर्स के ऊपर ज़रूर इंहिसार करेगी। जी व्यूअर्स, पाकिस्तान टीम की जानिब से भारत के खिलाफ मैच में मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील ने 104 रन्स की साझेदारी कायम की थी। उनकी पार्टनरशिप की हाइलाइट्स देखते हैं। जी हारून साहब, लास्ट मैच को देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील की जो पार्टनरशिप थी वो हमें अच्छी देखने को मिली थी कि वो क्लिक की थी, मतलब उन्होंने सेंचुरी से ऊपर बना लिए थे। तो क्या लगता है कि आज हम किस किस को अच्छा बैटिंग करते हुए देखेंगे? देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये पार्टनरशिप तो बड़ी अच्छी डेवलप हुई थी, और एक वक्त में ऐसे लग रहा था कि इंडियंस थोड़ा बैकफुट पे चले जाएंगे। लेकिन होता है कि जब ये पार्टनरशिप डेवलप होना तो फिर इनको फिनिश करना चाहिए, यानी रिजवान और सऊद शकील में से एक बैटर को 50 ओवर तक जाना चाहिए। अगर आप देखेंगे इसमें जो थोड़ा सा जो डेंट पड़ा पाकिस्तान की बैटिंग में, उसका रीज़न ये था कि दोनों बहुत क्विक सक्सेशन में आउट हो गए, एक के बाद दीगरे। वो आउट हुआ और उसके फ़ौरन बाद दूसरा सेट बैट्समैन आउट हो गया। सो जब ये एक अच्छी पार्टनरशिप डेवलप हो गए, दोनों सेट बैट्समैन आउट हो जाएं, तो दो नए बैट्समैन आते हैं अंदर, उनको थोड़ा सा वक्त लगता है। और फिर जब आपकी इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप हो, फिर वो इतनी आसानी से आपको रन्स बनाने नहीं देती। तो जब आपने थोड़ा वक्त गुजार लिया हुआ होता है तो आपको पता होता है कि कितना स्पिन हो रहा है, कितना बाउंस है, आप उसके मुताबिक अपनी बैटिंग को जारी रखे हुए होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया सिर्फ इसी तलाश में थी कि कब ये हम पार्टनरशिप ब्रेक करें और कब हम उनके ऊपर प्रेशर डालें, क्योंकि अगर ये चल जाती तो शायद हम ये मैच विनिंग हो सकता था हमारे लिए। सिर्फ आपका जो पार स्कोर 260 270 था, आप उससे 30-40 रन ही पीछे रहे ना। तो अगर ये आगे तक जाते तो इनके इर्द गिर्द के प्लेयर्स जो थे वो उस रन तक तो वो उस टारगेट तक तो जा सकते थे। लेकिन स्टिल मेरा ख्याल है गेम अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस वक्त क्या रोल डिमांड कर रहा है आपका, कि आपकी टीम को क्या चाहिए आपसे। आप तकरीबन पाकिस्तानी में देखता हूँ कि वो रोल प्ले नहीं कर रहे। यानी अगर कोई प्लेयर सेट हो गया और उसको आखिर तक जाना है, हमने देखा रूट को देख लें, आप इंग्लिश को देख लें, आप मैक्सवेल को देख लें, यानी जो रोल उनको दिया गया है उसके मुताबिक वो फिर अपनी टीम के लिए डिलीवर करते हैं। हमारे यहाँ यही है कि हम पैचेस में अच्छा खेल के आउट होते हैं, हमारी इंडिविजुअल तो परफॉर्मेंस हो जाती है, बट वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हमारी टीम के लिए कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। अच्छा हारून साहब, एक और इशू ये भी है हमारा कि मतलब देखें, जैसे आप अभी बात कर रहे हैं और मैं भी बात कर रही हूँ कि मतलब एक प्लेयर को रुकना चाहिए था और 50 सेकंड्स पूरे करने चाहिए थे, तो क्या उस वक्त कप्तान जो वहाँ मौजूद थे, थिंक टैंक मौजूद था, वो नहीं साथ से गाइड करती कि आप ये करें, संभल के रहें? नहीं, सब उनको पता। देखिए, मैं वही आपको कह रहा हूँ ना, ये पूरे प्लान का हिस्सा होता है। अगर आप देखेंगे वहाँ जो भी प्लान बना हुआ होगा उसमें उन्होंने अपनी तरफ से एक्सेलरेट करने की कोशिश की, इसलिए वो आउट भी हो गए अपने विकेट्स के बाद। जी व्यूअर्स, तो अब देखना ये है कि आज मैच हो पाता है या बारिश की नज़र हो जाता है। देखते रहिए चैंपियन का फैसला ओनली ऑन नियो न्यूज़।